हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टारगेट विद भानु में। दोस्तों, हिंदी की हमारी क्लास होती है डेली शाम को 7 बजे, 7 से 8 बजे तक रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारी क्लास होती है ये। और देखिए, मैंने जैसे आपसे की वादा किया था कि डेली आपको आपके कमेंट्स दिखाया करूँगा। लाइव क्लास नहीं होती इसलिए आपके नाम नहीं ले पाता हूँ, तो इसलिए मैं स्लाइड में आपके कमेंट्स उठा के रख देता हूँ। तो जितनी भी कमेंट्स उठा सकता हूँ रख लेता हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही प्रत्येक क्लास में आपकी कमेंट दिखा दिया करूँगा और आपका नाम भी इसमें आ जाया करेगा। अब देखिए, ये सब चीज़ें क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, आपका क्लास में नाम लिया जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला और ये बंदा डेली कमेंट करता है, ये है बासु गुजर। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। इन्होंने बोला है कि थैंक यू सर मेरा डाउट क्लियर करने के लिए। तो इनको प्रॉब्लम थी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में, मैंने वो चैप्टर करा दिया। और आप सभी से भी बोला था कि जिस किसी चैप्टर में आपको डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा, वो आपको करा दिया जाएगा। तो इनका डाउट क्लियर हो गया, इनकी मैं हेल्प कर पाया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आगे सुमित कुमार सिंह बोलते हैं जय श्री राम। तो भैया जी जय श्री राम। राम राम गुरुजी। सचिन गुजर, तो राम राम भैया। अजय गोरखपुरिया हैं कि हम अभी बीच में जुड़े हैं। तो देखिए, बीच में जुड़े हैं और बोल रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आप बीच में जुड़े हो तो बस आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो क्लासेज आपकी छूट गई हैं उनको कवर कर लीजिए। अच्छा पढ़ाता हूँ, आपकी समझ आ रहा है, तो भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए ही यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट की हैं, तो बस ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। ओमवीर सिंह है, इन्होंने बोला कि सबसे पहले कमेंट मैंने की, तो भाई इनकी कमेंट तो बनती ही थी। तो ओमवीर सिंह थैंक यू, आप डेली कमेंट करते हो। रंजीत सिंह है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक दिन ज़रूर चमकोगे। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए भी कि एक दिन कोशिश यही है कि एक दिन सबका सिलेक्शन करा दे तुम्हारा, जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हो। और इसी बात की खुशी होगी कि मैं किसी को सिलेक्शन दिला पाऊँ। आगे इन्होंने बोला है कि जनरल एप्टीट्यूड भी कराइए। तो देखिए, इस बारे में भी जल्दी वीडियो आ जाएगी जनरल एप्टीट्यूड के लिए। और देखिए, एक लड़का है कि आप क्या सिखा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, तो स्लो और ठीक से समझाएं। तो देखिए, पूरे अपने में पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, और बच्चों को समझ भी आ रहा है। स्लो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और स्लो कर लेंगे। वैसे स्पीड मेंटेन करके ही पढ़ाता हूँ मैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। तो सबको लेकर के चलना होता है, तो एक मीडियम स्पीड में मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 350वां क्वेश्चन हमारा कल रह गया था। 349 तक हमने कर लिए थे, यानी कल 24 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए थे। आप लोग बोलते हो पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। तो देखिए, मैंने पहले ही पीडीएफ बना रखी थी अपने 2100 प्लस क्वेश्चंस की, जो कि मैं आपको सारे के सारे करा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी। तो अब मैंने देखिए, वो पीडीएफ से मुझे ये स्लाइड बनानी पड़ती हैं, तो आपके लिए अलग से मैंने 25 क्वेश्चन निकाल करके, तो आज 26 हैं, अलग से पीडीएफ तैयार कर ली। तो ये वाली पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और जो आपके पीछे के क्वेश्चन हैं वो भी आपको सारे के सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो मैं पिछले अब तक के क्वेश्चन हो चुके हैं उसकी पीडीएफ और ये वाले क्वेश्चन की पीडीएफ भी अब डेली आपको प्रोवाइड करा दी करूँगा। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना आपको बतानी है। रामायण है, महाभारत है, सूरसागर है, या गुरुमुखी लिपि है। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, तो बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, गुरुमुखी क्या है, गुरुमुखी तो लिपि है। तो लिपि तो हमसे नहीं पूछी है, हमसे पूछा क्या है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, ठीक है। तो अब गुरुमुखी लिपि नहीं होगा तो हमारा एक तो यहाँ से बाहर हो गया। अब और क्या हो जाता है, तो देखिए, इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम किसको मार्क करेंगे, तो हम करेंगे, देखिए, रामायण करोगे, महाभारत या सूरसागर। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से तो मेरे ख्याल से पहले रामायण हुई थी या महाभारत। तो देखिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, इससे ऐसे आपका आंसर नहीं बनेगा। मैं डायरेक्ट आपका आंसर बताता हूँ कि जो आपकी रचना है वो क्या है।
हकीकत में, तो वो है आपकी गोरा बादल की कथा। तो इसमें शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है, गोरा बादल की कथा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, गोरा बादल की कथा हो जाएगी। और क्वेश्चन कैसे आता है, हिंदी खड़ी बोली बोल देगा या हिंदी गद्य की प्रथम रचना। ठीक है, और इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लेखक थे जटमल। तो बोले आपसे कि हिंदी की प्रथम रचना या हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, तो आप बोल दोगे कि गोरा बादल की कथा। अगर आपसे बोलता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि महाभारत महाकाव्य है इस तरह से, तो देखिए महाभारत फिर भी नहीं होगा। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि क्या बातें यहाँ पर चल रही हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। या चलिए छोड़िए, आप लोग बताते नहीं हो और जिनको नहीं पता होता है वो रह जाते हैं। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, शुक्ल जी ने। शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। और ये हो जाएगा आपके हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी खड़ी बोली की पहली कविता के कवि कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो। जो फेमस व्यक्ति होते हैं उनके भी पूछ लेता है। अगर लेखिका पूछ ले तो लेखिका कौन होगी, तो लेखिका हो जाएंगी बंग महिला। तो ज़्यादा ना करते हुए क्वेश्चन को कंफ्यूज, तो देखिए यहाँ पर वैसे आप महाभारत लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक्यूरेट बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो गोरा बादल की कथा हो जाएगी, जटमल जी के द्वारा लिखी हुई है। कब लिखी थी, तो इसका सन है 1623। तो 1623 में ये रचना हमारी रचना काल है इसका। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर। अगला क्वेश्चन है अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। तो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं जो मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं, और एक होते हैं आपके उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग मूल धातु जो होती है, जो मूल शब्द होता है उसके आदि में जुड़ते हैं, आदि यानी कि शुरुआत में। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृदंत वाले भी मैंने बता दिए कि जो क्रिया से बनते हैं, तद्धित भी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता दी कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हमको अंकुरित में बताना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा आपका मूल शब्द अंकुर प्लस के इत। अब छोटी ई या बड़ी ई, तो बड़ी तो दी नहीं है तो छोटी ही होगी, और वैसे भी यहाँ पर रै पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई ही यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा मठ का पर्यायवाची शब्द होगा। तो मठ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, मठ आश्रम होता है, रदन होता है, रदपुट होता है, या हरफ होता है। तो इसका तो आप सभी को ही पता होगा, मठ आश्रम होता है, कुटिया भी इसको कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो पहला है परिस्थिति, परिस्थिति या परिस्थिति या परिस्थिति, कहने का मतलब है कि परिस्थिति कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। जब भी आपसे पूछे, तो आपने देख लिया कि हमसे कौन सा शब्द पूछा है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, तो यानी ओवरव्यू ले लिया आपने, तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही हमको बताना है, क्या, परिस्थिति। तो परिस्थिति को पहले खुद से लिखिए, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और जो आप लिखते हो वो सही ही लिखोगे, और जो मैच करता है वही लिख दीजिए। तो यानी ऑप्शन सी से मैच कर गया, तो परिस्थिति कैसे लिखा जाएगा, जैसा कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला क्वेश्चन बताना है कि निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। तो छंद यहाँ पर बताना है, क्या दिया है, चलेऊ निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। तो कौन सा इसमें छंद होगा। तो देखिए छंद पहचानने का सबसे आसान तरीका, उस पे लगा लीजिए मात्राएं। एक मात्रा को बोलते हैं लघु, और डबल मात्रा लगती है ऐसे, और इसको बोलते हैं गुरु। तो चलिए मात्रा लगा करके देख लेते हैं। तो च पे लगेगी लघु, लय पे लगेगी गुरु। छोटे ऊ की मात्रा लगती नहीं है, ना ही छोटे ई की मात्रा कोई मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए न की मात्रा लगेगी लघु, गुरु
लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु गुरु गुरु। टोटल कितनी हो गई? 3 3 6 2 8, तो 10 11, 11 और 5 कितने हो गए? 16। तो 16 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई छंद में होती हैं। और ये चौपाई छंद यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए छंद ये लिया कहाँ से गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ये लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोला क्या गया है? चलेऊ निशाचर, यानी निशाचर चले कटुक अपारा, यानी बहुत सारी संख्या में निशाचर जा रहे हैं। चतुरंगनी अनी बहुधारा, यानी कि सेना है चतुरंगनी सेना, यानी कई प्रकार की सेनाएं हैं और बहुत सारी है। विविध भांति वाहन रथ जाना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, यानी विविध भांति यानी कई प्रकार के वाहन और रथ जा रहे हैं। विपुल बरन पताका ध्वजनाना, और यानी कि जो विपुल होते हैं, विपुल फूकने वाले, और पताकाएं हैं रंग बिरंगी, तो ये नाना प्रकार के हैं ना। ध्वज नाना तो यानी कि अलग अलग प्रकार के ध्वज जा रहे हैं। तो ये वाली बात हो रही है जब युद्ध के लिए जाते हैं। अगला है आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो देखिए किसके अनुसार बतानी है? आचार्य मम्मट और विश्वनाथ। 8 11 7 9, तो यानी 7 8 9 11, इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। अगला क्वेश्चन, उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए उत्थान में उपसर्ग बताना है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के या धातु के आदि, यानी कि स्टार्टिंग में, आदि होता है शुरुआत में जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे अंत में जुड़ते हैं शब्द के। ठीक है, तो उत्थान में हमारा कौन सा उपसर्ग होगा? तो कौन सा हो जाएगा? उत प्लस के थान, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो थान हो गया हमारा मूल शब्द और उपसर्ग हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। उत्था और उल तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर 2 तय दिए गए हैं, जबकि मूल शब्द में तो एक ही तय है। तो 2 तय कैसे निकाल देंगे हम? एक छोटा तय और एक बड़ा तय। तो हमारा कोई से भी करेक्ट नहीं होगा, ऐसे भी आप लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है निम्न में अलंकार है, अलंकार बताना है कि कौन सा होगा? जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उपमा रूपक यमक या अनुप्रास अलंकार। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी आपको दिख जाए, सा दिखे, सम दिखे, सी दिखे, जहाँ भी तुलना की जा रही हो, तुलना सूचक शब्द उपमा अलंकार। अगर बोलता कि जय लक्ष्मी उदित हुई तो रूपक हो जाता। यमक जहाँ पर कनक कनक यानी 2 शब्द 2 बार आवृत्ति हुई हो और अलग अलग अर्थ हो। अनुप्रास एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, सारी चीज़ें पता चल गई। अगला क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य का अशुद्ध भाग कौन सा होगा? तो अशुद्ध भाग में बताना है कि इन 4 में से एक अशुद्ध है। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में, अच्छा पूरा सेंटेंस दिया है तो किस पार्ट में गलती है? और कोई गलती नहीं है तो आपको डी वाला सिलेक्ट करना है। तो हमको क्या दिया है? जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए, या कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए त्रुटि है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। चीन, जापान और रूस, चीन, जापान, रूस के बीच में कोई भी कोमा यहाँ पर नहीं दिया है। और आपको पता है कि इन सब के बीच में क्या होना चाहिए था? कोमा होना चाहिए था। चीन के बाद कोमा, जापान के बाद कोमा, रूस और तुर्की के बीच में तथा आ गया, तो यहाँ पर कोमे की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारे ऑप्शन में गलती हो जाएगी। तो किस पार्ट में गलती है? ए पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, वहाँ गोली चली और सन्नाटा छा गया वाक्य है। तो मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ आपको कि जहाँ पर भी आपको दिख जाए और वाला होता है हमारा संयुक्त वाक्य। हमेशा संयुक्त वाक्य ही होगा जहाँ पर और दिया गया होगा। ये आपकी बहुत अच्छी पहचान है। दूसरी पहचान में बताया था कि आपको 2 अलग अलग वाक्य दिए होंगे और उनको आपस में जोड़ दिया होगा। सरल वाक्य की पहचान भी आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान। तो जो भी हमारी ट्रिक थी, जो मैंने आपको बताई थी, तो ट्रिक थी आपकी KTM, और इधर लिखते थे आप, क्या लिखते थे बताइए? क, उसके बाद च, उसके बाद ट। तो किसका बोझा है?
च वाले का, तो च के सामने क्या आया आपका टी, तो टी से क्या हो गया तालव्य। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि जो मैंने आपको वर्णमाला कराई है एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 3 मैंने आपको चीज़ें बताई थी उसमें, एक देखिए आप उसको दोहा बोल दीजिए या श्लोक। एक श्लोक मैंने आपको लिखवाया था और उसको याद कर लीजिए बस। वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप उसी में से बता दोगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यहाँ पर बताना है कि आज के युग में विशेष करके यही कुछ देखने में आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। तो मतलब ये जो पंक्तियाँ हैं ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक लाइन इस पंक्ति को बताती है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा है आगे कि इसके कारण माँ बाप भाई बहनों से झगड़े हो जाते हैं, किसके, पैसे के, हत्याएं तक होती हैं, जायदाद के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, समझते हैं कि बाप या भाई हमारा क्या भला करेगा, पैसे से तो हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ पैसे से है। तो इन लाइनों का सार क्या है कि सठ सुधरही सत्संगति पाई, या एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, या बाप भला ना भैया सबसे भला रुपया। तो कौन सी हमारी पंक्ति यहाँ पर फिट बैठेगी, तो आप बोलोगे कि हमारी पंक्ति सी ही करेक्ट है कि बाप भला ना भैया सबसे भला रुपया। अगला क्वेश्चन, लाभालाभ में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो बताइए लाभालाभ में कौन सा समास है। तो जब आप देखिए कुछ बच्चे क्या होंगे, अगर इसमें दिया होता अव्ययी भाव दिया होता कि अव्ययी भाव समास है तो इसमें अव्ययी भाव समास लगा देते, लेकिन जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा, लाभ प्लस के अलाभ। और जहाँ पर भी आपको विपरीत वाले दिए होते हैं एक दूसरे का विलोम शब्द, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या बताई थी कि द्वंद्व से मान लीजिए द्वंद्व युद्ध हो गया, और युद्ध होता है विपक्ष पार्टी में, विपक्ष पार्टी यानी एक दूसरे की विपरीत, तो विपरीत यानी विलोम। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 पहला और छठा जो प्रथम और लास्ट है वो अपने स्थान पर रहेंगे, बाकी को हमको अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर दिया है कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य के विषय में क्या योग्यता अधिक समझता है, तो देखिए क्या हमारा पहला हो जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं। किसी कार्य के विषय में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी कार्य या अपना कार्य हो जाता है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हो सकता है, तो आगे देख लेते हैं कि और क्या नहीं हो सकता। तो देखिए किसी कार्य के विषय में जो कार्य, तो ये भी नहीं होगा। किसी कार्य के विषय में उसे वह सरल तथा संभव समझता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा हो सकता है, रे वाला। रे से स्टार्ट करके देखते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य के विषय में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपना कार्य, अपनी छोड़िए, अपना कार्य योग्यता अधिक समझता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, रे के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद ले आएगा जो कार्य अन्य व्यक्तियों को कठिन अथवा असंभव प्रतीत होता है उसे वह सरल तथा संभव समझता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। तो ये आधा है और यहाँ पर बताना है कि इस स्थान पर क्या आएगा, मुहावरा क्या है। बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी हो जाती है, या दाल रोटी बन जाती है, दाल रोटी निकल जाती है, या दाल रोटी चल जाती है। तो आपका करेक्ट क्या होगा, तो बस इतना ही वेतन मिल रहा है कि जैसे तैसे दाल रोटी हो जाती है, यानी खर्चा पानी चल रहा है, वो वाली बात है। तो वेतन कम मिलता है, कितना कम, जैसे तैसे दाल रोटी हो जाती है बस। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से एक अशुद्ध है, 3 शुद्ध हैं। तो कौन सा होगा, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, तो ये बात तो सही है। इतनी रात गई आप कहाँ थे, तो इतनी रात गई या इतनी रात हो गई आप कहाँ थे। मैं मेला देखते जाता हूँ, तो देखिए बी वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। मैं मेला देखते नहीं, मैं मेला देखने जाता हूँ। एक बार को इसको सही मान लेंगे हम। वैसे इसमें भी गलती है कि इतनी रात हो गई आप कहाँ थे, ऐसे होगा।
लेकिन इसके मुकाबले तो ये फिर भी सही है, तो हम किसको लगाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे हम। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। मैं मेला देखते जाता हूँ नहीं, मैं मेला देखने जाता हूँ। 1 और 1 11 होते हैं, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। एक बार को ये चल जाएगा कि इतनी रात गई आप कहाँ थे, लेकिन सी वाला नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, गायिका में संधि है, तो गायिका में कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ संधि या यण स्वर संधि। तो फटाफट से बताइए कि गायिका में हमारी कौन सी संधि होगी। तो आप बोलोगे कि जहाँ पर भी या, इका इस तरह से आते हैं वहाँ पर कौन सी होती है, अयादि संधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गए प्लस के इका, तो क्या हो जाएगा, गायिका। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम क्या होगा, आम तो तत्सम नहीं है, आम का तो तत्सम आम्र होता है, दूध का दुग्ध होता है, दुग्ध, और जीवा का क्या होता है, जीव, और अंगुली का क्या होता है, उंगली। तो जीवा क्या हो जाएगा हमारा तत्सम, और उंगली भी तद्भव है क्योंकि उंगली का तत्सम होता है अंगुली, अंगुरी हो जाएगा, अंगुली हो जाएगा, ठीक है। तो जीवा क्या है, तत्सम, और जीवा का तद्भव क्या हो जाएगा, जीव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मिठास में प्रत्यय बताना है। तो मिठास में प्रत्यय क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आस प्रत्यय होगा, ठास नहीं होगा, अस नहीं होगा, से नहीं होगा। तो मिठास में प्रत्यय मीठा प्लस के आस, तो मीठा प्लस के आस क्या हो गया, मिठास। अब देखिए ये भी ध्यान रखना है कि बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और बाद में जब एक जगह हो जाएंगे तो छोटी ई की, इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ प्लस आ मिलकर के क्या बनाएंगे, आ ही बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धूप दीप में समास है। तो धूप दीप में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष कर्मधारय, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो धूप दीप में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे कि धूप और दीप, यानी कि एक है धूप बत्ती और एक है दीपक, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको वही बताना है कि इन लाइनों का सार क्या है। तो नीति की बात है, आप चाहते हैं कि किसी आदमी या शत्रु से मनमुटाव जाता रहे, आपकी बात मान लें, शांति से प्रस्ताव कर चुके, नहीं माना धमकी दी, नहीं माना फिर रह जाता है भय, भय दिखाने या भयभीत कर देने से वह मानेगा, वैसे नहीं मानेगा, समुद्र राम को रास्ता नहीं दे रहा था, हाथ पैर जोड़ लिए तब राम ने अंतिम उपाय निकाला भय। तो 60 सुधरई सत्संगति पाई, वही वाली बात, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, ये होगा, या भय बिन होए न प्रीति। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भय बिन होए न प्रीति, यानी कि बिना डर के क्या नहीं हुआ, प्रीति यानी प्रेम नहीं हुआ, यानी कि बात नहीं बनी। अगला, अनार का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है। तो दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय, और लास्ट आ जाता है आपका अमृत फल। तो कौन सा हमारा अनार का पर्यायवाची नहीं होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, दाड़िम भी अनार का होता है, रामबीज भी होता है, सुखप्रिय भी होता है, और अमृत फल किसका होता है, आम का पर्यायवाची, ठीक। अगला क्वेश्चन, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। तो कौन सा वाक्य होगा, मिश्र, संयुक्त या सरल वाक्य। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सो इस तरह का आपका आए तो भी मिश्र होगा, जब तब आए तो भी मिश्र वाक्य होगा। मैंने आपको ये भी पहचान बताई थी कि आश्रित वाक्य होता है, इसमें एक वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो जो जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हुई, यानी कि एक आश्रित उपवाक्य है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन यहाँ पर करना है कि इनमें से कौन सा हमारा तत्सम शब्द है, कोप, पत्ता, गांव या घी। तो देखिए घृत का क्या हो जाएगा, घी, तो घी तो तद्भव है। गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। पत्र का क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। लेकिन कूप का क्या होगा, कुआं। तो कूप क्या हो गया, कुआं हो गया। तो तत्सम शब्द हो गया हमारा कूप, और बाकी के हैं हमारे तद्भव। तो बाकी के तत्सम भी मैंने आपको बता दिए।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से सही वर्तनी का चयन आपको करना है मृत्तिका, मृत्तिका, मृत्तिका या मृत्तिका। तो यहाँ पर आपकी मृत्तिका क्या होती है? मृत्तिका होती है मिट्टी। अब बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मृत्तिका मिट्टी। यहाँ पर क्या गलती की? बड़ी की मात्रा और एक ही तय है। यहाँ पर छोटी की मात्रा तो है लेकिन एक तय नहीं है। यहाँ पर डबल तय तो है लेकिन बड़ी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अति प्लस के आचार। तो क्या बन जाएगा? अति आचार बनेगा, अत्याचार, अत्याचार या अत्याचार। तो सीधे सीधे आप लोग बता दोगे अत्याचार। बहुत आसान क्वेश्चन है। आज फिर से हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। आउट ऑफ 25 आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना चल रहा है। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ आए हैं और आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है प्रैक्टिस सेट से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। टाइमिंग आपको पता है 7 से 8। सुबह 7 बजे रीजनिंग होती है, दोपहर 12 बजे मैथ होता है और शाम को 7 बजे होती है आपकी हिंदी की क्लास। हिंदी के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका चैप्टर है या रीजनिंग मैथ से रिलेटेड कोई भी चैप्टर जिसमें कन्फ्यूज़न हो, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, जिससे कि और बच्चों को भी पता चले कि क्लास अच्छी है। जो आप कमेंट करते हो वो मैं आपके कमेंट क्लास में शो कर देता हूँ और आपके नाम भी बता देता हूँ। कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है, तो फटाफट से जाकर के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।